हेलो नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है दिव्यम पाटीदार और आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं इन ऑर्डर टू सप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू द वर्किंग मसल्स। और जो प्रोग्रेशन होता है, जो चेंजेस होता है, जैसे हार्ट रेट का बढ़ना, स्ट्रोक वॉल्यूम में चेंजेस आना, कार्डियक आउटपुट में चेंजेस आना और ब्लड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन टू वी कैन से अवर एक्सटर्नल स्केलेटल मसल्स। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारे यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आप किसी भी एग्जाम की फिजिकल एजुकेशन में तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आइए जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा है। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे हार्ट रेट बढ़ता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर में चेंजेस देखने को मिलता है और ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन। वन बाय हम ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस, अब सबसे पहले माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो चेंजेस होता है, मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, 5 लीटर ब्लड फ्लो होता है, वो चले जाता है 25 लीटर तक। नॉर्मली अगर इंटेंस एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज मॉडरेट लेवल करें तो वो जा सकता है 25 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट। उसके लिए कार्डियक आउटपुट बढ़ने के लिए दो चीजें चेंजेस होते हैं, हार्ट रेट बढ़ता है और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। मतलब हार्ट की एक्टिविटी बढ़ रही है, राइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ रहा है और वी कैन से, और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब एक बार में हार्ट हमारा ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप कर रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय अवर वेंट्रिकल इन अ सिंगल बीट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। और हार्ट रेट हमारा नॉर्मली देखें तो 60-70 बीट्स पर मिनट होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये दोनों में क्या होता है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों इंप्रूव होती है। अब ये हमारे हार्ट को कैसे पता चलता है कि तुम्हें स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट को और स्ट्रोक वॉल्यूम को और कंट्रेक्टिबिलिटी को बढ़ाना है। एक्सरसाइज तो हम मसल्स में कर रहे हैं, कंट्रेक्शन हमारी मसल्स में बराबर, हार्ट को कैसे पता चलेगा, ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसका आंसर ये है, इसके इसके पीछे है ब्रेन की कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मली हम रेस्टिंग कंडीशन में हैं, तो कोई चेंजेस होता है हमारी बॉडी में? नहीं होता है। कोई मस्कुलर कंट्रेक्शन या चेंजेस होता है? नहीं होता है। पर जब हम एट द मोमेंट, जब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ लिगाम मसल्स की लेंथ में चेंजेस देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर में चेंजेस देखने को मिलेगा। और ये सारे चेंजेस डिटेक्ट होते हैं रिसेप्टर के थ्रू। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इस मैकेनिकल केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं ड्यू टू एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज से होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे और ये सारे चेंजेस को ट्रांसफर करेंगे मसल्स की तरफ, सॉरी, हमारे ब्रेन की तरफ। और ये ब्रेन की तरफ जाएगा, वहां पर हमारा ब्रेन क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को पता चलेगा कि हाँ भाई, ये चेंजेस देखने को मिले हैं। क्या चेंजेस देखने को मिले? कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है हार्ट का, स्पाइंडल फाइबर्स की लेंथ में चेंजेस हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी मसल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो हार्ट को बताना पड़ेगा, हार्ट को बताना पड़ेगा हमारे ब्रेन को कि जाओ और ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा करो। तो ये इनपुट मिला ब्रेन को थ्रू दिस वेरियस काइंड ऑफ रिसेप्टर्स। नाउ दिस रिसेप्टर्स बताते हैं हमारे ब्रेन को, इन रिस्पॉन्स टू दिस चेंजेस आवर हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, नॉर्मली हमारे बॉडी में दो हार्मोन से, दो न्यूरोट्रांसमीटर से, दो हार्मोन से, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये इनका प्रोडक्शन, इनका रिलीज बढ़ जाता है और ये आगे जाके किसको बोलते हैं, हार्ट को बोलते हैं कि भाई तुम्हें मसल्स की तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी है, मसल्स की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ाना है। अब हार्ट इतना बड़ा है, वो बड़ा बिजी है, वो काम करना नहीं छोड़ता। तो हार्ट ने क्या करा, फॉर दिस पर्पस ओनली एक पर्सन को ड्यूटी दी, उसका नाम है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एपिनेफ्रिन जाएंगे बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बोलेंगे, ये बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, ये एपिनेफ्रिन है। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, बीटा रिसेप्टर को जाके बोलेंगे कि
देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स। तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, हार्ट की कंट्रैक्टिबिलिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन विल इंक्रीजेस। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बिगिनिंग ऑफ व्हाट वी कैन से हार्ट की एक्टिविटी, ताकि मसल्स की तरफ ऑक्सीजन ज्यादा जा सके। लेट मी रिवाइज यू जस्ट क्विकली। जैसे ही कंट्रैक्शन चेंजेस होगा, हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं वो जाके ब्रेन को जाके बोलेंगे, उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो ये दो हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होंगे, और वो जाके एक्ट करेंगे बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर। उसके रिस्पॉन्स में हमारी जो बॉडी में जो हार्ट की साइनोएट्रियल नोड है वो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ा देगा, और फोर्स ऑफ वी कैन से हार्ट रेट को और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा उसके रिस्पॉन्स में। तो दिस इज ऑल नाउन एज ए सेंट्रल कमांड थ्योरी। तो ये हमें पता चल गया कि कैसे होता है। बट बिफोर दिस, उसके पहले हार्ट रेट बढ़ती है, ठीक है। हार्ट रेट क्या है, सबसे पहले जो रिस्पॉन्स है हार्ट रेट का होता है। हार्ट रेट इस सेंट्रल कमांड थ्योरी से भी पहले हम जैसे अगर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, और तो सबसे पहले जो इंक्रीज है हार्ट रेट का वो कैसे होता है, ये जो हमने देखा ये तो नॉर्मल रिस्पॉन्स है ही। बट बिफोर दिस हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट को 100 बीट्स पर मिनट के अंदर कंट्रोल करके रखता है। ये है 100 बीट्स पर मिनट तक। तो इतनी इसके लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है ब्रेन से निकलने वाली 10th क्रेनियल नर्व, वो क्या करती है, हार्ट रेट को बिलो 100 बीट्स पर मिनट रखती है। पर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व, इसका क्या हो जाता है, विड्रॉल हो जाता है। मतलब द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ हार्ट रेट इज ड्यू टू विड्रॉल ऑफ दिस वेगल टोन। मतलब जो कंट्रोल करके रख रहा था हार्ट रेट को 100 के अंदर, वो विड्रॉल हो जाता है। वो नर्व 10th क्रेनियल नर्व है, क्या है, वो अपना काम करना बंद कर देती है, जिस वजह से क्या है, ऑटोमेटिकली हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ इंक्रीजिंग हार्ट रेट इन रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज ड्यू टू डिक्रीज इन वेगल टोन। नॉर्मली जो हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट के अंदर रखना उसको वेगल टोन बोलते हैं। क्लियर। सो दिस इज द इंक्रीजिंग हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट, जो स्टार्टिंग में हमारा हार्ट रेट बढ़ते जाएगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी तक, ये प्लेटू होने के बाद में क्या करेगा, एक प्लेटू तक अचीव करेगा। और एक्सरसाइज से पहले जब हम देखते हैं कि हार्ट रेट हमारी बढ़ जाती है, मतलब हमने कंपटीशन में उतरे और कंपटीशन एक्सरसाइज करने से पहले ही हम साइकोलॉजिकली हम देखते हैं कि हम कंपटीशन में जा रहे हैं और हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो वो एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स है, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी इसको प्रिपेयर करती है कि हाँ तुम्हें कंपटीशन में जाना है। कई बार एंजाइटी की वजह से भी हार्ट रेट बढ़ती है। तो ये दिस इज नॉन एज एंटिसिपेटरी राइज और एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स, जो कि रेस्टिंग लेवल से ऊपर जो हार्ट रेट को लेके जाता है 70, 80, 90 तक, वो सोशो साइकोलॉजिकली भी और प्री रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो ये हमारी हार्ट रेट है। हाईली ट्रेंड एथलीट में क्या है, हार्ट रेट ज्यादा बढ़ती है। और रेस्टिंग हार्ट रेट अगर हम देखें तो हाईली ट्रेंड एलाइट एथलीट में बहुत कम रेस्टिंग हार्ट रेट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके हार्ट को इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली कंट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रोक वॉल्यूम इज मच हायर। द रेस्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम उनका ज्यादा होता है। हमारी बॉडी को 5 लीटर पंप करना है हमारे हार्ट को। अब एज यू नो, कार्डियक आउटपुट इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। अब अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब कम एफर्ट में ही ज्यादा ब्लड पंप हो रहा है, सिंगल बीट में ही, तो ज्यादा बार पंप करने की जरूरत नहीं। इसलिए क्या होता है, जो हाईली ट्रेंड एथलीट होते हैं उनमें जो रेस्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम रहता है वो काफी ज्यादा रहता है, जिस वजह से हार्ट को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उनमें हाईली ट्रेंड एथलीट में जो स्ट्रोक वॉल्यूम, जो व्हाट वी कैन से हार्ट रेट, बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस। अब यहाँ पे हार्ट रेट कई सारे मेजर्स को भी हम बोल सकते हैं, कई सारी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेनिंग का जो इम्प्रूवमेंट है उसको देखने में इस्तेमाल कर सकते हैं हार्ट रेट का, और कई सारी चीजों में इंटेंसिटी निकालने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितनी इंटेंसिटी से लोड जा रहा है कार्बोनाइट मेथड से।
तो और कई सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। इसका हम ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम में भी हम इस्तेमाल देख सकते हैं कि सपोज हमने स्टार्ट करी ट्रेनिंग और हमारा हार्ट रेट है पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम भाग रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं एट द बिगनिंग, और हमारी हार्ट रेट उस टाइम पे कितना नोटेट किया गया है, सपोज 160 बीट्स पर मिनट। पर हमने उसके बाद क्या किया, ट्रेनिंग की, 1 ईयर तक ट्रेनिंग की, हमारी हार्ट रेट इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे कितनी हो चुकी है, 140 बीट्स पर मिनट। अब ये वंस वी अचीव दिस हार्ट रेट, बट आप किसी दिन देखा आपने कि आपके हार्ट रेट 170 160 वापस जा रही है विदाउट एनी रीजन सेम इंटेंसिटी पे, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि देयर इज मे बी चांसेस ऑफ ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम। तो बिफोर ट्रेनिंग यू अचीव दिस, वंस यू गॉट हाईली ट्रेन, मतलब आपने एक बार ट्रेनिंग कर ली 1 साल की 2 साल की, तो आपकी हार्ट रेट है उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे सेम इंटेंसिटी पे कम हो जाएगी, बट अनयूजुअली विदाउट एनी रीजन सेम इंटेंसिटी पे आप किसी दिन वापस से रनिंग कर रहे हो और आपको देखने को मिला कि मेरी हार्ट रेट हाई है, बेसलाइन से ऊपर है, तो इट कैन बी द इंडिकेशन ऑफ ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम। गॉट इट? नाउ दिस इज द मेथड, कार्बोनेट मेथड। सपोज हमें बोला गया है कि तुम्हें 80% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी पे ट्रेनिंग करना है, तो उसके लिए मेथड है, आप देख सकते हो इसके बारे में कि यहाँ पे हमें सपोज मुझे बोला गया है कि 60% इंटेंसिटी पे ट्रेनिंग करना है, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, इसके लिए जनरल सा फॉर्मूला 0.6 लिखेंगे इंटू 140। ये 140 क्या है, ये 140 है हार्ट रेट रिजर्व, मतलब ये मिनिमम हार्ट रेट है और ये मैक्सिमम हार्ट रेट है और ये हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब इतना रिजर्व बचा है हमारे पास में, इसको बोलेंगे हार्ट रेट रिजर्व। ठीक है, इसका क्या होगा, मैक्सिमम माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट, तो हार्ट रेट रिजर्व निकल जाएगा, मैक्सिमम माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट रिजर्व, मतलब आपकी हार्ट रेट हमारी इतनी है रेस्टिंग के टाइम पे और मैक्सिमम इतना जा सकते हैं, तो इसका बीच का जो डिफरेंस है हार्ट रेट रिजर्व, इतना हमारे पास में रिजर्व है कि फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वी कैन प्रोसीड, सो दैट इज अ हार्ट रेट रिजर्व। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हार्ट रेट रिजर्व से और प्लस कर देंगे रेस्टिंग हार्ट रेट से, तो जो निकल जाएगा 144। मीन्स अगर कोई पर्सन जिसकी एज 20 ईयर्स है और वो 144 बीट्स पर मिनट 140 बीट्स पर मिनट की हार्ट रेट के दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, 60% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट है। सो दिस मेथड वी कैन यूज इन ट्रेनिंग। नाउ स्ट्रोक वॉल्यूम। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो सिंगल बीट में, पर बीट में कितना निकल रहा है, यह स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली देखा जाए तो आपके पास में पैरामीटर सामने दिख रहा है, ये रेस्टिंग के टाइम अनट्रेंड के टाइम पे अनट्रेंड, और ये एलाइड एथलीट में है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रेंड एथलीट होता है उनमें स्ट्रोक वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है, ट्रेंड एथलीट में स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इनका मैं आगे आपको जाके बताऊंगा डिटेल में, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनका जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो ज्यादा अच्छा होता है, डिस्टेंसिबिलिटी अच्छी होती है, और एथलेट्स आर्ट जब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है, कई सारे कारण की वजह से रेस्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है ट्रेंड एथलीट में, और ये मैक्सिमम जा सकता है दिस मच हाईली ट्रेंड एथलीट्स। ओके, सो दिस इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। नाउ वन थिंग यू कैन नोटेड हियर, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा ट्रेंड अनट्रेंड एथलीट में, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा ओनली अप टू 50 to 67% ऑफ इंटेंसिटी, बट इन अनट्रेंड एथलीट, ट्रेंड एथलीट में हम देखें तो ये 50 to 60% ऑफ इंटेंसिटी के बियॉन्ड भी क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ सकता है। तो ये दोनों डिफरेंस देखने को मिलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम में, उसके बारे में और बात करेंगे। तो आप देख सकते हो कई सारे फेजेस होते हैं हमारे हार्ट के कंट्रैक्शन में। ये डायस्टोल है, डायस्टोलिक मतलब रिफिलिंग, इस टाइम पे हमारा हार्ट क्या है, रिलैक्स हो रहा है, ब्लड इंटर हो रहा है हार्ट में, रिफिलिंग हो रही है, रिफिलिंग फेज, तो डायस्टोलिक फेज, यहाँ पे रिफिलिंग हो रहा है, ये डायग्राम मैंने बनाए हैं, तो ये रिफिलिंग फेज है। अब ये डायस्टोलिक फेज जैसे ही एंड हुआ तो इसको बोलेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब आफ्टर रिफिलिंग, हमने जैसे ही रिफिलिंग करी हार्ट की, जैसे हार्ट में रिफिलिंग हुआ उसके बाद में जो हमें ब्लड इकट्ठा मिलेगा हार्ट में वो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इससे हम प्री लोड भी बोल सकते हैं। एंड जो कंट्रैक्शन फेज है
जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है इसको बोलेंगे सिस्टोलिक फेज, उस टाइम पे जितना भी ब्लड है वेंट्रिकल से बाहर निकलता है। एंड आफ्टर कंट्रैक्शन, आफ्टर द एंड ऑफ कंट्रैक्शन जो रिमेनिंग ब्लड है उसे बोलेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो वेरी सिंपल, यू कैन सी डायस्टोलिक, एंड डायस्टोलिक, सिस्टोलिक, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, राइट। तो ये रिफिलिंग होती है हार्ट की। अब यहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन एक टर्म है, इसका कई जगह इस्तेमाल होता है मेडिकल पर्पस एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में और फिजियोलॉजी में। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है कि हमारे हार्ट की कैपेसिटी बताता है कि कितना हमारे पास ब्लड है और उसमें से कितना पंप कर पा रहा है। ये कंट्रैक्टिबिलिटी, ये कैपेसिटी बताता है कंट्रैक्शन की। सपोज ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इतना है, ये पूरा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, उसमें से उसके कंपेयर में कितना पंप हो रहा है ब्लड, उसे हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से कितना स्ट्रोक वॉल्यूम निकल रहा है उसे हम बोलेंगे इजेक्शन फ्रैक्शन। सो ये बताता है हार्ट के वेंट्रिकल की कैपेसिटी कि तुम्हारे पास में सपोज 200 ml ब्लड है, उस 200 ml ब्लड में से कितना हम पंप कर पा रहे हैं, दैट इज इजेक्शन फ्रैक्शन। सो ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब ये इजेक्शन फ्रैक्शन ज्यादा होगा मतलब क्या है कि हम ज्यादा, हमारी वेंट्रिकल कंट्रैक्टिबिलिटी ज्यादा है, कंट्रैक्टिबिलिटी ज्यादा है। और अगर इजेक्शन फ्रैक्शन कम है मतलब इतना ही ब्लड पंप कर पा रहा है तो वेंट्रिकल की कंट्रैक्टिबिलिटी कम। तो ये इंडिकेटर है कई सारी चीजों में और ट्रेनिंग में। नाउ स्ट्रोक वॉल्यूम, जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल बीट में कितना ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल, अब ये कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इमेजिन करिए आपके पास में क्या है, एक बलून है, एक बलून है। अब उसको नॉर्मली प्रेस करेंगे तो कम ब्लड आएगा, जोर से प्रेस करेंगे तो ज्यादा, सॉरी ज्यादा बलून है उसमें हमने क्या करा, वाटर भर के रखा है, ज्यादा प्रेस करेंगे बलून को तो ज्यादा वाटर आएगा, कम प्रेस करेंगे तो कम आएगा। वैसे ही हार्ट इज लाइक अ चैम्बर, बलून, प्रेस मतलब कंट्रैक्टिबिलिटी, वैसे ही। तो फर्स्ट हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम डिसाइड करता है कंट्रैक्टिबिलिटी पे, द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन पे। ये ट्रेनिंग के थ्रू इंप्रूवमेंट होता है, कितना फोर्सफुल कंट्रैक्शन हो रहा है उतना ही ब्लड बाहर निकलेगा। अब इसे ट्रेनिंग के थ्रू इंप्रूवमेंट लिया जा सकता है अगर हम स्प्रिंट ट्रेनिंग करें, है ना, ऐसी पावरफुल एक्टिविटी करें जिसमें ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए, उससे वेंट्रिकल कंट्रैक्टिबिलिटी बढ़ती है। तो एथलीट में क्या है, ट्रेंड एथलीट में क्या है, वेंट्रिकल की कंट्रैक्टिबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। सेकेंड, अब आपके पास में एक और पॉइंट ये आता है कि सपोज आपने देखा 2 रुपीज वाला बलून और आपने देखा 10 रुपीज वाला बलून, एयर किस में ज्यादा आती है, ऑब्वियसली 10 रुपीज वाले बलून में। अब एयर ज्यादा आ गई है, अब इसे प्रेस करोगे तो इसमें से ज्यादा एयर बाहर निकलेगी। वैसे ही हमारी हार्ट में, हार्ट की कैपेसिटी की वो कितना फैल रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द हार्ट, एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल। तो इसे हम बोलेंगे एक्सटेंसिबिलिटी और वी कैन से डिस्टेंसिबिलिटी। इट्स अ कैपेसिटी ऑफ द वेंट्रिकल टू अनलार्ज। तो जब डायस्टोलिक फेज जब हमने देखा है, डायस्टोलिक फेज जब रिफिलिंग होती है तो ये हार्ट कितना अनलार्ज हो पा रहा है, कितना ज्यादा इसमें वॉल्यूम आ पा रहा है, तो वो क्या डिसाइड करेगा, डिस्टेंसिबिलिटी। अगर ज्यादा एक्सटेंसिबिलिटी रहेगी तो ज्यादा एंटर कर पाएगा, मतलब ज्यादा बड़ा बलून है। नाउ ट्रेनिंग के थ्रू, रनिंग के थ्रू, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के थ्रू हार्ट की डिस्टेंसिबिलिटी बढ़ती है। लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में ज्यादा डिस्टेंसिबिलिटी देखने को मिला गया है, उनमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होता है इस कारण से। सेकेंड है वीनस रिटर्न। अब सेकेंड थिंग इसमें क्या और फैक्टर है जो डिसाइड करता है वेंट्रिकल और वी कैन से स्ट्रोक वॉल्यूम को, कि कितना उसमें ब्लड इकट्ठा हुआ है। सपोज हमारे पास में 2 बलून है, एक में इतना है और एक में ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रीलोड हो चुका है, मतलब प्रीलोड मतलब रिफिलिंग ज्यादा हुई है। तो अगर रिफिलिंग ज्यादा होगी तो ज्यादा बाहर निकलेगा ब्लड। वैसे ही वेंट्रिकल में रिफिलिंग अगर ज्यादा होती है तो ज्यादा ब्लड बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड वेनस रिटर्न। और पल्मोनरी और आर्टरी प्रेशर, पल्मोनरी और आर्टरी प्रेशर क्या होता है, जो वेंट्रिकल है ये प्रेशर फील करता है, ब्लड जो मूविंग ब्लड है वो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस फील करता है। ये डिसाइड होता है पेरिफेरल रेसिस्टेंस के थ्रू। पेरिफेरल मतलब ब्लड वेसल्स होती है, जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती है वो कुछ ना कुछ क्या करती है, रेसिस्टेंस, जो ब्लड है मूविंग ब्लड वो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस फेस करता है। अब ये ब्लड वेसल्स अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इनका बढ़ जाता है तो क्या होगा, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, क्या होगा, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा और ब्लड इजीली मूव हो जाएगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का पेरिफेरल रेसिस्टेंस पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। अगर पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम हो जाता है
तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ब्लड वेसल्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है तो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे बढ़ेगा, जब हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, कुछ लोकल वेसोडाइलेटर्स होते हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, तो उससे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है। और ज्यादा डिटेल में जानना हो तो आप इस लिंक पे जा सकते हो। अब मैंने बात करी थी वेनस रिटर्न की, तो वेनस रिटर्न मतलब क्या है कि ब्लड रिफिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल। अब जैसे हमारी बॉडी में जब हम रेस्टिंग के टाइम पे रहते हैं तो हमारी वेन्स में बहुत ज्यादा ब्लड इकट्ठा रहता है। our veins are the capacities of the blood, normally 60-70% of blood lies in our veins itself। तो यहाँ पे इकट्ठा रहता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, जो मस्कुलर पंप होता है, जैसे हम काफ मसल्स देखे, सोलस मसल देखे, तो इसे सेकेंड हार्ट भी बोलते हैं। तो ये जो प्रेस होगा, जो मसल से वेन्स को प्रेस करेगी, जिसके वजह से क्या होता है कि हार्ट की तरफ ब्लड बढ़ता है। तो वेनस रिटर्न दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो मस्कुलर पंप और एक रेस्पिरेटरी पंप। ये दो चीजें क्या करती है, फैसिलिटेट करती है वेनस रिटर्न को। मस्कुलर पंप, जैसे आपको मैंने बताया, व्हेन वी डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज सो देयर इज अ कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस इन अवर द मसल्स, स्पेसिफिकली अगर हम रनिंग करें, कुछ डायनामिक एक्सरसाइज करें, तो वो प्रेस करती है वेन्स को, और वेन्स से क्या होता है, ब्लड की तरफ, हार्ट की तरफ ब्लड ज्यादा जाता है। दूसरा है रेस्पिरेटरी पंप। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि हमारा चेस्ट में इंट्राथोरेसिक प्रेशर है, उसमें कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो इंट्राथोरेसिक कैविटी है उसके अंदर हार्ट है। अब यहाँ का जो प्रेशर में चेंजेस देखने को मिलेगा, इसके वजह से क्या होगा, ब्लड ऊपर की साइड में चढ़ेगा, पंप करेगा। तो ये प्रेशर में चेंजेस, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पंप। तो ये दो रीजन की वजह से इनिबिट व्हाट वी कैन से फैसिलिटेट होता है, वेनस रिटर्न बढ़ेगा ड्यूरिंग एक्सरसाइज। Now let's proceed to the cardiac output. Our cardiac output is the product of heart rate and stroke volume। आप सभी को पता ही है, एक्सरसाइज करते करते बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ने से और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। हार्ट रेट मैक्सिमम अचीव कर लेता है, मैक्सिमम हार्ट रेट, उसके बाद में प्लेट्यू चले जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम जनरली नॉर्मली अगर हम अनट्रेन्ड एथलीट में देखें तो 50-60% ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी तक बढ़ेगा, उसके बाद में प्लेट्यू, देयर विल बी नो चेंजेस इन द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ऐसा क्यों, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा मैं। अगर हम पोस्चर का रिस्पॉन्स देखें कि हम पोस्चर का इस कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स पे, हार्ट रेट पे, स्ट्रोक वॉल्यूम पे, कार्डियो आउटपुट पे क्या इफेक्ट आएगा, तो आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि जब हम लेइंग पोजीशन पे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट की। लेइंग पोजीशन में है तो आपको पता ही है, लेइंग रेस्टिंग कंडीशन में है, ज्यादा हार्ड ब्लड चाहिए नहीं तो कम जाएगा, नॉर्मली 5 लीटर के आसपास। सिटिंग में भी हम कोई ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी लग नहीं रही है, और स्टैंडिंग में भी कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा है नहीं, तो इस टाइम पे आप देखोगे तो नॉर्मली 5-6 लीटर 4-5 लीटर ब्लड होगा। बट व्हेन वी स्टार्ट वॉकिंग हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। उसके बाद में हम जॉगिंग करने लगेंगे, उसके बाद में और इंटेंसिटी बढ़ेगी, जॉगिंग करेंगे तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तब भी बढ़ेगा, रनिंग करेंगे तो भी बढ़ेगा। तो ये चीजें हमें समझ में आ रही है कि प्रोग्रेसिवली फ्रॉम लाइंग पोजिशन, लेटे हैं, उससे हम रनिंग करने जा रहे हैं, तो कार्डियक आउटपुट प्रोग्रेसिवली बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है ऑक्सीजन की, राइट। नाउ हार्ट रेट की बात करें तो ये भी इस मैनर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा प्रोग्रेसिवली फ्रॉम लाइंग पोजीशन टू रनिंग पोजीशन। नाउ बट देयर इज अ लिटिल बिट चेंजेस इन द स्ट्रोक वॉल्यूम। लेइंग पोजीशन में हम देखें तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है, बट हम सिटिंग पोजीशन में आते तो कम हो गया, स्टैंडिंग में आते तो कम हो गया, फिर वॉकिंग में वापस बढ़ा, वापस बढ़ा, वापस बढ़ा। अब यहाँ पे ये जो आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो डिक्रीमेंट है स्ट्रोक वॉल्यूम का, इसके पीछे का रीजन क्या है। प्रोग्रेसिवली हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट तो बढ़ रहा है, बट स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे कम दिख रहा है। तो आप इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, यू कैन सी ग्रेविटी। यू कैन सी दिस इज द डायग्राम मेड बाय मी टू एक्सप्लेन दिस। लेइंग पोजीशन में देखो, ये हमने देखा स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा था, क्यों ज्यादा था, क्योंकि
जो मूविंग ब्लड है कोई रेसिस्टेंस फेस नहीं कर रहा ग्रेविटी का। जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होते हैं तो क्या होता है कि जब ब्लड ऊपर की साइड मूव करता है तो ग्रेविटी उसको रोक के रखती है, ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है, तो हमारी लेग्स में ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाता है और हार्ट की तरफ कम आता है। इस वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है। बट हम जब लेइंग पोजीशन में होते हैं तो ब्लड को कोई डिफिकल्टी नहीं आती हार्ट की तरफ बढ़ने के लिए, तो इजीली स्ट्रोक वॉल्यूम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा लेइंग पोजीशन में। बट एट द मोमेंट व्हेन वी come to the sitting position and standing position, in this case you can see there is a force of gravity which pulls the blood downward towards the lower limbs। तो यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा, हार्ट की तरफ कम जाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में। आप जैसे यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हो यहाँ पे। बट यहाँ पे जब हमने वॉकिंग स्टार्ट कर दी तो आपको मैंने क्या बताया था, वेनस रिटर्न किससे बढ़ता है, मस्कुलर पंप और वेनस पंप, रेस्पिरेटरी पंप। तो यहाँ पे जब हम वॉकिंग स्टार्ट कर देंगे तो वापस से क्या होगा, ये जो ब्लड इकट्ठा हुआ था लेग्स में वो वापस ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू मस्कुलर एंड पंप एंड रेस्पिरेटरी पंप। तो वापस से यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ते हुए देखने को मिलेगा आपको। तो दिस इज द रीजन, दिस इज द पोस्चर। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो लेइंग पोजीशन पे तो जो प्री एक्सरसाइज है, प्री स्ट्रोक वॉल्यूम में ऑलरेडी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो उसके बाद में ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो जब ने स्टार्ट किया एक्सरसाइज ऑलरेडी स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा था। नाउ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो भी मूविंग ब्लड है वो एक रेसिस्टेंस फेस करता है, और वीकेंड से जो मूविंग ब्लड है वो प्रेशर एग्जीक्यूट करता है द वॉल्स ऑफ आर्टरी और ब्लड वेजल्स। तो ये है ब्लड प्रेशर। जो मूविंग ब्लड है वो कुछ ना कुछ फोर्स एग्जीक्यूट करेगा, प्रेशर एग्जीक्यूट करेगा on the wall of the arteries or what we can say the wall of the blood vessel, that is called blood pressure। systolic blood pressure जब कंट्रैक्शन के टाइम पे मूविंग ब्लड है, कंट्रैक्शन के टाइम पे जब फोर्स एग्जीक्यूट होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और रिलैक्सेशन के टाइम पे जब हमारा डायस्टोलिक फेज होता है, जब रिफिलिंग होता है उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर रहेगा उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ये दो फेजेस है। तो ऑब्वियसली कंट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है उस टाइम पे अगर ब्लड प्रेशर है तो वो ज्यादा होगा रेस्टिंग, और यहाँ पे डायस्टोलिक मतलब रिफिलिंग हो रही है तो उस टाइम पे कम रहेगा, ऑब्वियस सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर है। अब ब्लड प्रेशर में एक्सरसाइज का क्या इन्फ्लुएंस होगा आपको ऑलरेडी पता है कि जब आप डायनामिक एक्सरसाइज करोगे तब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही। क्यों? क्योंकि ब्लड मूव कर रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है। नॉर्मली 5 लीटर ब्लड पंप होता था रेस्टिंग के टाइम पे, आप सेम ब्लड वेसल से 20-25 लीटर ब्लड अगर पंप हो रहा है, मूव करेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा एग्जीक्यूट होगा, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। बट यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करने को देखने को मिलेगी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ना तो कुछ चेंजेस देखने को मिला, ना तो कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बट इट कैन इवन डिक्रीजेस। तो यहाँ पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल रिमेन सेम और इवन डिक्रीजेस। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? आपको उसके लिए जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्सिबल क्या है। देखो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्लड फ्लो प्लस रेसिस्टेंस। तो यहां पे क्या है, जो मूविंग ब्लड है इसलिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्योंकि उस टाइम पे कंट्रैक्शन होता है, और रेसिस्टेंस है टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस बोल सकते हैं हम इसे, टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस वो रिस्पॉन्सिबल है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए, प्लस मूविंग ब्लड और वी कैन से कार्डियक आउटपुट। बट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के टाइम पे क्या होता है, डायस्टोलिक फेज के टाइम पे मूविंग ब्लड नहीं होता, उस टाइम पे हार्ट क्या होता है, रिलैक्स होता है। तो द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस। तो ये टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस ही रिस्पॉन्सिबल है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए क्या है, कार्डियक आउटपुट प्लस टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस, दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे जैसे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि ब्लड का फ्लो ज्यादा हो रहा है। व्हाइल इन केस ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो भी ब्लड प्रेशर होता है वो सिर्फ पेरिफेरल रेसिस्टेंस के ऊपर ही होता है। पेरिफेरल रेसिस्टेंस क्या होता है, ये जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करती है। नॉर्मली डायस्टोल के टाइम पे ब्लड मूव नहीं करता, वी कैन से हार्ट के चेंबर की तरफ से प्रेशर नहीं आता,
जो भी प्रेशर आता है वो आता है पेरिफेरल रेसिस्टेंस के थ्रू। तो ये जो ब्लड प्रेशर है ब्लड वेसल्स है, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स में रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, रेसिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ ब्लड। तो ये जो भी प्रेशर है उसे हम बोलेंगे एग्जीक्यूट होगा, उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेज होगा। पर अब डायनामिक एक्सरसाइज, अब क्वेश्चन ये आता है कि डिक्रीज कैसे होगा। चलो हमने ये देख लिया कि पेरिफेरल ब्लड वेसल का प्रेशर है, रेसिस्टेंस है, सपोज नॉर्मली 80 mmHg है। अब बढ़ना चाहिए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है ना, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए या फिर वैसा ही रहना चाहिए, पर डिक्रीमेंट क्यों होगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं ज्यादा टाइम तक, तो ये ब्लड वेसल्स में क्या है, लोकल वेसोडाइलेटर्स आपको सीक्रेट देखने को मिलेंगे। लोकल वेसोडाइलेटर्स कुछ यहाँ पे सीक्रेट होंगे। ये लोकल वेसोडाइलेटर्स क्या हो सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, H+ आयंस। तो ये जब एक्यूमुलेट होते हैं तो क्या होता है, एपिथेलियल सेल से निकलने वाले नाइट्रिक ऑक्साइड ये सब क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ जाएगा तो जो टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी डिक्रीमेंट हो जाता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल वेसोडाइलेटर्स, जनरली नाइट्रिक ऑक्साइड। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाएगा, नाइट्रिक सॉरी इंक्रीज होगा, एपिथेलियल सेल से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। वेसोडाइलेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीजेस ड्यू टू दिस, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल इंक्रीजेस। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया तो ज्यादा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जिस वजह से क्या होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा ड्यू टू रेगुलर और वी कैन से लॉन्ग डिस्टेंस और इन काइंड ऑफ एरोबिक डायनामिक एक्सरसाइज। अब यहां पे ये रिस्पॉन्स था एरोबिक एक्सरसाइज, डायनामिक एक्सरसाइज। बट अगर हम देखें स्टैटिक एक्सरसाइज के टाइम पे, उस केस में क्या होगा, दोनों सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हमने एरोबिक डायनामिक एक्सरसाइज के टाइम पे क्या देखा था, डायस्टोलिक प्रेशर में रिमेन सेम और स्लाइटली डिक्रीजेस। बट इन केस ऑफ स्टैटिक एक्सरसाइज ये दोनों चीजें देखने को मिली। ये दोनों सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का तो रीजन आपको पता ही है कि क्यों बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ेगा। पर यहाँ पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि जब हम स्टैटिक एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पे सस्टेन्ड कंट्रैक्शन होता है मसल्स का। मसल्स क्या करती है, कंट्रैक्ट रहती, कंट्रैक्टेड स्टेट में, तो कंटिन्यूस प्रेस होता है। मसल्स क्या करती है, कंटिन्यूसली प्रेस करके रखती है ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बिकॉज ऑफ सस्टेन्ड कंट्रैक्शन इन ड्यूरिंग द केस ऑफ स्टैटिक एक्सरसाइज। जैसे प्लेइंग होल्ड करा तो आपने देखा, प्लेइंग होल्ड करोगे तो जो ब्लड वेसल्स और जो हमारी मसल्स है क्या कंट्रैक्ट रिलैक्सेशन होती है, नहीं होती, कंटिन्यू कंट्रैक्शन होता है। तो कंटिन्यू कंट्रैक्शन होता है तो ब्लड वेसल्स प्रेस होती है, तो ब्लड वेसल्स प्रेस होगी तो क्या होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ऑब्वियसली। नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट आज के इस वीडियो में देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। अब जब हम एक्सरसाइज कर, देखो ये रेस्टिंग कंडीशन है, ये रेस्टिंग कंडीशन है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारे 5 लीटर ब्लड पंप होता है उसमें से इतना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड का, और स्केलेटल मसल्स की तरफ क्या है, बहुत ही कम जाता है ब्लड। बट व्हेन वी डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, जो मैक्सिमम ब्लड का फ्लो है वो स्केलेटल मसल्स की तरफ जाता है। तो वो कैसे जाता है, इट इज कॉल्ड रिज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, है ना। जो हमारे हार्ट से ब्लड निकल रहा है जितना भी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किसकी तरफ, स्केलेटल मसल्स और वर्किंग मसल्स की तरफ बढ़ जाता है। तो उसके पीछे का मैकेनिज्म यही है, जब सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देता है, ओवरऑल वेसो कंस्ट्रिक्शन। ओवरऑल वेसो कंस्ट्रिक्शन मतलब जितनी भी ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, उनको सबको कंट्रैक्ट कर देगा। तो क्या होगा, सारी ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, जो ब्लड वेसल्स मसल्स की तरफ ऑक्सीजन सप्लाई करती है, जो ब्लड वेसल्स मसल्स की तरफ ब्लड फ्लो करती है, वहां होता है लोकल वेसोडाइलेशन। वहां क्या होता है, लोकल
वेसोडाइलेशन। तो ओवरऑल ब्लड वेसल्स तो कंट्रैक्ट हो चुकी है, जितनी भी ब्लड वेसल्स ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सारी ब्लड वेसल्स कंट्रैक्ट हो चुकी है बॉडी की। बट जो ब्लड वेसल्स मसल्स की तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, ब्लड की सप्लाई करती है, वहां होता है लोकल वेसोडाइलेशन। और वो लोकल वेसोडाइलेशन किस वजह से होता है? ड्यू टू लोकल वेसोडाइलेटर्स और ये मेटाबोलाइट्स, ये क्या करते हैं नॉर्मली वहां पे वेसोडाइलेशन हो जाता है नॉर्मली। तो क्या होता है, ब्लड का फ्लो पहले क्या था, इंटरनल ऑर्गन की तरफ जाता है, स्प्लेनिक सर्कुलेशन था, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन्स टू ओनली 70-80% टू स्केलेटल मसल्स। तो ये से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लड का। अब नॉर्मली क्या होता है, एक्सरसाइज करने से पहले सजेस्ट, अब इसमें क्या है कि जो एक्सरसाइज करने से तुरंत पहले खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि डाइजेशन की भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो आपने अगर बहुत ज्यादा खा लिया तो डाइजेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है कि वो एनर्जी की ब्रेकडाउन करे, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए भी ब्लड का फ्लो होता है। पर जब हम खाना खा के जाएंगे तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम बोलेगा हमें भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि हम डाइजेशन प्रोसेस करेंगे, और मसल्स भी बोलेगी। तो इस बीच में कंपटीशन होगा कि हार्ट को, हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है, डाइजेस्ट सिस्टम है, वो बोलेगा हमें भी ब्लड चाहिए, और मसल्स बोलेगी हमें भी ब्लड चाहिए। तो इस बीच में क्या होगा कि देर में भी प्रॉब्लम, देर में भी ब्लोटिंग, देर में भी इंडरेंस इन द परफॉर्मेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। इसलिए तुरंत पहले, एक्सरसाइज से तुरंत पहले या फिर कंपटीशन से तुरंत पहले हमें बहुत ज्यादा खाना नहीं चाहिए, ताकि ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन टोटली मसल्स की तरफ हो और ज्यादा एनर्जी मिले और ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके और परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। ऐसे ही अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आगे हम रेगुलर ऐसी क्लासेस और लाते रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने इसमें करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी विद दिव्यांग पाटीदार। धन्यवाद।